Hello students, we were discussing about the friction and dynamics of circular motion. इसमें हमने फ्रिक्शन का बेसिक पढ़ लिया था कि फ्रिक्शन होती क्या है एंड व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन. नाउ नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ फ्रिक्शन. हमारे पास फ्रिक्शन के 3 मोड्स होते हैं. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक का मीनिंग होता है रेस्ट. तो जब बॉडी मूव नहीं कर रही, अभी ट्राई ही कर रही है मूव करने की, तब उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. When the body is not moving and the frictional force which comes into play, that frictional force is known as static friction. Now next is kinetic friction. Kinetic का क्या मतलब होता है? मोशन. तो जब बॉडी मूव कर रही है and the frictional force which comes into play which tries to stop that body is known as kinetic friction. Third one is limiting friction. लिमिटिंग का मतलब है कि बॉडी अभी मूव नहीं कर रही बट जस्ट मूव करने ही वाली है. व्हेन द बॉडी इज़ एट द वर्ज ऑफ मूविंग, अभी मूव करने ही वाली है, उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्लियर. फिर यहाँ पर हमने शो किया हुआ है कि एक सरफेस है, सरफेस पे हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स पे हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स इन द राइट डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हो, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में आती है. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में तो मोशन होनी है, या उस डायरेक्शन में तो बॉडी ट्राई कर रही है मूव करने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आती है. किसके अपोजिट डायरेक्शन में? अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में. नाउ हियर इज फर्स्ट केस व्हेन द बॉडी इज नॉट मूविंग. जब बॉडी मूव नहीं कर रही, इन दिस सिचुएशन अप्लाइड फोर्स हमेशा इक्वल आएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की. स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है. मीन्स ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है. जितनी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमारे पास हमेशा उसी के इक्वल आएगी. जितनी फोर्स हम अप्लाई करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा उसके इक्वल आती है. जैसे यहाँ पे हमने डाटा शो किया है, हमने पहले एक सपोजिशन की है कि हमें 12 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है टू मूव अ बॉडी. किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए आपको जो फोर्स रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू सपोज कर लो कुछ भी. जैसे यहाँ पे मैंने की है 12 न्यूटन. तो अदर अप्लाइड फोर्स आप की वैल्यू होगी 2 न्यूटन. जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम वो 2 न्यूटन ले रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन होएगी. अगर हम 5 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक भी 5 हो जाएगी. अगर हम 8 अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक भी 8 हो जाएगी. अगर हम 10 अप्लाई करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो जाएगी. अप टू 12 न्यूटन तक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल रहेगी अप्लाइड फोर्स के. 12 न्यूटन के बाद क्या होएगा? 12 न्यूटन क्या थी? मिनिमम फोर्स टू मूव दैट बॉडी. तो 12 न्यूटन के बाद अगर हम फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर हम 12 न्यूटन से ज़्यादा ले लेंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी. मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन आपको अप टू 12 न्यूटन ही मिलेगी, और जितनी फोर्स आप अप्लाई करोगे स्टैटिक फ्रिक्शन उसके इक्वल आएगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द बॉडी इज़ मूविंग. अब बॉडी हमारी जो है वो मूव करना स्टार्ट कर चुकी है. इस सिचुएशन में क्या होएगा? जो अप्लाइड फोर्स होएगी वो हमेशा ग्रेटर होएगी काइनेटिक फ्रिक्शन के. अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होती मीन्स बॉडी मूव नहीं कर रही. तो अगर बॉडी मूव कर रही है मीन्स जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर है काइनेटिक फ्रिक्शन के. तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन की ग्रेटर है. तो यहाँ पर हमने एक प्लॉट भी ड्रॉ किया है बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स. तो यहाँ पे देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है. स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहता है. तो इसके लिए आपको जो ग्राफ मिलेगा वो लीनियर मिलेगा, बिकॉज अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसलिए हमारे जो ग्राफ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? लीनियर मिल रहा है. नाउ लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो क्या कहता था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी रहती है मोशन में ही रहने की. मीन्स जब एक बार बॉडी मूव करना स्टार्ट कर चुकी है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है. तो फ्रिक्शन अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है.
तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम आती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर एक बम्प सा बनाना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा दिखानी है एज़ कंपेयर टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो यही लिखा हुआ है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास फ्रिक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि बॉडी मतलब कैसे मूव कर रही है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब जैसे नेम से ही क्लियर हो रहा है, स्लाइडिंग मीन्स बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही है ओवर अनदर बॉडी। एक बॉडी अनदर बॉडी पे स्लाइड कर रही है। और फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि जो फोर्स मोशन का अपोज करेगी इन दिस सिचुएशन, उसको आप बोलोगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब जब एक बॉडी रोल कर रही है ओवर अनदर बॉडी, जैसे कि हमने मान लो बॉडी के नीचे व्हील्स लगा दिए या बॉल को रोल करवा रहे हो आप, तो इस केस में जो फोर्स मोशन का अपोज करेगी उसको आप बोलते हो रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे हमने फिगर में दिखा भी रखे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पर जो बॉक्स था वो स्लाइड कर रहा था। रोलिंग फ्रिक्शन में रोल कर रही है ये बॉडी। रोल कैसे कर रही है? बिकॉज इसके नीचे व्हील्स हैं, राइट? ये हमने नीचे व्हील्स दिखा रखे हैं, तो ये रोलिंग फ्रिक्शन है। और ये क्या है आपके पास? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर थर्ड है आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने फ्लूइड से डील करना है। फ्लूइड हमारे दो होते हैं, लिक्विड एंड गैस। जब सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करता है इन फ्लूइड, आइदर इन लिक्विड और इन गैस, डजेंट मैटर, जब सॉलिड मूव कर रहे हैं इन अ फ्लूइड या लिक्विड मूव कर रहे हैं इन अ सॉलिड, लिक्विड मूव कर रहे हैं इन अ सॉलिड। गैस यहाँ हम नहीं बोलते बिकॉज गैस नेग्लिजिबल फ्रिक्शन सफ़र करती हैं जब वो सॉलिड में से पास होती हैं। तो लिक्विड मूव कर रहे हैं इन अ सॉलिड या सॉलिड मूव कर रहे हैं इन अ फ्लूइड, उस केस में जो फ्रिक्शन आती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे कि पानी में आपने स्टोन को मूव करवा दिया, स्टोन फेंका या उसको लीनियर मोशन करवाई, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगी वो लगेगी फ्लूइड फ्रिक्शन। या पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, उस केस में भी जो फ्रिक्शन आएगी वो आएगी फ्लूइड फ्रिक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे देखो कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो हमेशा लेस होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। या आप डेली लाइफ में भी देखते हो कि अगर आपने मान लो कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसको आपको स्लाइड करवाना पड़े तो आप स्लाइड तो नहीं करवा पाओगे। लेकिन अगर उसके नीचे व्हील्स लगे हों, जैसे घरों में कूलर्स होते हैं, तो अगर आपको कूलर को ऐसे ही मूव करवाना है, उसके नीचे व्हील नहीं है, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए डिफ़िकल्ट होता है उसको मूव करवाना। यही अगर हमने उसके नीचे व्हील्स लगा दिए तो वो ईज़िली मूव कर जाता है। वो मूव क्यों कर जाता है ईज़िली? बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन के 4 लॉज हैं। फर्स्ट क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपकी हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल रहती है। नॉर्मल रिएक्शन जैसे हमने लेफ्ट वाले केस में किया था, अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट करे तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के अपोजिट डायरेक्शन में आती है एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आती है। वही नॉर्मल रिएक्शन है ये भी। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किससे इक्वल होती है? mg मीन्स वेट की। अगर वेट इंक्रीज कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। वेट इंक्रीज कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स अगर किसी बॉडी का वेट ज़्यादा है तो उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। फ्रिक्शन ज़्यादा आने का मतलब वो बॉडी इजीली मूव नहीं कर पाएगी। सो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो हैवियर बॉडी के लिए ज़्यादा होती है
लिमिट इन फ्रिक्शन ऑफ लाइटर बॉडी से। लिमिट इन फ्रिक्शन हैवियर बॉडी के लिए आपको हमेशा ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द लिमिट इन फ्रिक्शन फॉर अ लाइटर बॉडी। हैवी बॉडी को मूव करवाना हमेशा डिफ़िकल्ट रहता है एज कंपेयर टू द लाइटर बॉडी। अब यहाँ पर हमने बात की नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन आता क्यों है? वेट तो डाउनवर्ड एट जो करता है वो तो हमें पता है कि न्यूटन ने बता दिया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है कि हर बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड रहता है, उसका तो हमें रीज़न पता है। नॉर्मल रिएक्शन का क्या रीज़न है? नॉर्मल रिएक्शन किसी सिस्टम में क्यों आता है? वेट नीचे लग रहा है, ओके है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें नॉर्मल रिएक्शन क्यों मिलता है? नॉर्मल रिएक्शन मिलता है हमें ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस। जब हम किसी सरफेस पे कोई बॉडी रखते हैं तो हमें चाहे डिफॉर्मेशन दिख रही है चाहे नहीं दिख रही, बट वहाँ पर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होती है। उस डिफॉर्मेशन की वजह से वेट के अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होएगी? वेट ऑफ द बॉडी की वजह से ही होएगी ना। तो उसी का जो मान लो कि रिवेंज मान लो, रिएक्शन मान लो, वो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज जनरेटेड ड्यू टू द डिफॉर्मेशन ऑफ सरफेस। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करने की कोशिश कर रही है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी। क्लियर? नाउ थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया पे डिपेंड नहीं करती। कब तक डिपेंड नहीं करती? जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़ जो कॉन्टैक्ट में है वो सेम रहता है। रिपीट कर रही हूँ कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की। जैसे मान लो ये हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, इसका जो ऊपर हमने बॉडी मूव करवानी है वो ये वाली लेनी है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना आया? इतना आया। तो इस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट की इंडिपेंडेंट रहेगी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज रिमेन्स द सेम। क्लियर? जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो ओनली ऑन द नॉर्मल रिएक्शन डिपेंड कर रही है और नेचर ऑफ द बॉडी पे डिपेंड कर रही है, बट नॉट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्थ लॉ इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। वही आ गया, अगर बॉडी ज़्यादा रफ है तो उस पर मूव करवाना किसी भी ब्लॉक को ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगा, एंड अगर बॉडी स्मूथ है तो उस पर फिर भी वो इजीली स्लाइड कर जाएगी। तो नेचर पर डिपेंड कर रही है कि बॉडी हमारी जो है वो पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है, स्मूथ है या रफ है, वेट है या ड्राई है। इस टाइप की जो नेचर होती है सरफेस की उस पर डिपेंड कर रही है। बिकॉज नेचर चेंज होने से फोर्स ऑफ एडहेशन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस वो चेंज हो जाएगी। फोर्स ऑफ एडहेशन अट्रैक्टिव फोर्स के लिए आता है। एडहेशन का मतलब यहाँ दिखा रहे डिफरेंट, तो जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करते हो? जो हमने हमारे पास फर्स्ट लॉ था लिमिटिंग फ्रिक्शन का, वो क्या था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम दिखाते हैं म्यू से। तो म्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? एफ बाय में आर। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ये तो हमने जनरल बता दिया, म्यू इज इक्वल टू एफ बाय में आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन में आप क्या करोगे? रेशियो लोगे लिमिटिंग फोर्स
कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ लिमिटिंग है तो फोर्स जो आएगी वो क्या आएगी, लिमिटिंग फोर्स आएगी। यहाँ F की जगह आपने पुट करना है लिमिटिंग फोर्स। क्लियर। अ वैल्यू ऑफ म्यू मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, वही कि वो पॉलिश्ड हैं, अनपॉलिश्ड हैं, स्मूथ हैं या रफ हैं, एक तो उस पर डिपेंड कर रहा है। ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगी बाय द चेंज ऑफ द नेचर ऑफ द सर्फेसिस, सो म्यू भी चेंज हो जाएगा। सेकंड ये डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट, कि वो किस मटेरियल की बनी हुई है। जैसे स्टील की बनी हुई है तो उससे लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग मिलेगा, प्लास्टिक की बनी है तो अलग मिलेगा, सैंड पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग मिलेगा। इस टाइप से मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। फर्दर अगर हम स्टील को भी रफ बना रहे हैं या स्मूथ बना रहे हैं, मीन्स नेचर ऑफ द सरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो म्यू दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ द सरफेस, सेकेंड इज मटेरियल ऑफ द सरफेस। देन नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब बॉडी एक्चुअली मूव करेगी। सो व्हेन अ बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देन वी डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और वी कैन से डायनामिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमने दिखाया म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाई में आर। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक और वी कैन से डायनामिक फ्रिक्शन। एफ के इज काइनेटिक फोर्स एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर। ऑब्वियसली जैसे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन वो कम थी स्टैटिक फ्रिक्शन से, सो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम मिलेगा एज कंपेयर टू द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम थी, सो म्यू के भी म्यू से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है जो एंगल बनेगा, एंगल विच रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर। पहले आपने रिजल्टेंट निकालने किस चीज़ का, लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, और फिर इस रिजल्टेंट का एंगल लेना है विद द नॉर्मल रिएक्शन आर। उस एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जैसे हमने फिगर में दिखा रखे हैं, यहाँ पर वेट लग रहा है डाउनवर्ड mg, ऊपर आ रहा है आपके पास क्या, नॉर्मल रिएक्शन r। तो यहाँ पर फोर्स जो लिमिटिंग फोर्स आएगी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वो इस डायरेक्शन में आ रही है। रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का बीच में आएगा, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है। अब क्या लेना है आपने, रिजल्टेंट का एंगल लेना है विद r। ये एंगल क्या होएगा आपके पास, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद द वर्टिकल इन द लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस क्यों, बिकॉज यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि बॉडी हमारी मूव नहीं कर रही, तो दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम क्यों निकाल रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो इसका सिग्निफिकेंस है इट इज़ अ वे टू मेज़र फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। अगर हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन पता है तो हम मेज़र कर सकते हैं फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर देखो, आपने जो फिगर ड्रॉ किया था, इसमें लिमिटिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू मी आर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर हम टेंजेंट थीटा निकाल रहे हैं, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो इस ट्राइंगल में आपने निकालना है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा की क्या वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर, थीटा की अपोजिट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही है आपके पास किसके इक्वल, फोर्स के इक्वल। बेस पे फोर्स है, पैरेललोग्राम बन रहा है, तो ये भी ऊपर वाला परपेंडिकुलर भी क्या आएगा, फोर्स के इक्वल आ जाएगा। फोर्स कौन सी, लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड बेस किससे इक्वल आएगा, बेस है हमारे पास ये वाला, तो ये बेस इक्वल है आर के। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन
बाय में आर। तो टेंजेंट थीटा यहाँ पर आ गया आपके पास लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय आर, और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी म्यू एस इंटू में आर। तो जब ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आर कैंसिल, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल। टेंजेंट थीटा, थीटा क्या था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, means tangent of the angle of friction is always equal to the coefficient of static friction. Clear? Now next is angle of repose, या हम इसको बोल सकते हैं angle of sliding. एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ स्लाइडिंग से तो आप समझ ही गए हो रही है। एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन विद द हॉरिजेंटल। जैसे ये आपका प्लेन है तो इसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब ये एंगल तो हम कोई भी ले सकते हैं, तो ये मिनिमम एंगल लेना है कि अगर आप इस पर बॉडी रख रहे हो तो वो अपने आप स्लाइड डाउन करे ड्यू टू इट्स ओन वेट, ड्यू टू इट्स own weight. So angle of repose is defined as the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that body placed on the plane just begins to slide down due to its own weight. अब यहाँ पर जो वेट है हमने उसकी बात क्यों की? क्योंकि वेट अगर ज़्यादा होएगा तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा होएगी, मीन्स उस केस में हमें इंक्लाइनेशन भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो कंपोनेंट ऑफ वेट ने हमेशा ओवरकम करना है किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को, राइट। जैसे हमने अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर ये प्लेन लिया है जो इंक्लाइंड है एट एन एंगल अल्फ़ा, हॉरिजेंटल है हमारे पास AC। यहाँ पर हमने एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स का वेट जो है वो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी आपके पास अल्फ़ा ही आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन जो होएगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होएगा एंड जो वेट है वो इस हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल ओरिजिनल लाइन के बीच में बनेगा वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी बनेगा, राइट। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमने ये वाली ट्राइंगल ली है, ये वाली, तो इसमें ये एंगल अल्फ़ा है तो ऊपर वाला एंगल कितना आएगा? ये 90 है तो ऊपर वाला आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। फिर जो आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन है ये इससे परपेंडिकुलर आ रहा है, राइट। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा था तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा? अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप mg के दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं mg को। एक आएगा mg cos अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ वाला बनता है हमेशा mg cos अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ वाला cos कंपोनेंट आता है तो ये बन जाएगा mg cos अल्फ़ा, और उससे परपेंडिकुलर हमें मिलेगा mg sin अल्फ़ा। तो अब सिंपली कंपेयर करवाना है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगी? जो आपका बोथ्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, सो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी वो इसके अपोजिट आएगी, मीन्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन आएगी। क्लियर? तो यहाँ पर F की वैल्यू किससे इक्वल आ जाएगी? mg sin अल्फ़ा की। R की वैल्यू किससे इक्वल आ जाएगी? mg cos अल्फ़ा की। सो F डिवाइडेड बाय R क्या आ जाएगा? mg sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाय mg cos अल्फ़ा। mg से mg कैंसिल, साइन बाई cos क्या बन जाएगा? टेंजेंट अल्फ़ा। तो यहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई टेंजेंट अल्फ़ा की इक्वल, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन टेंजेंट अल्फ़ा की इक्वल आ रहा है, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे हमने जो पहले टॉपिक किया था उसमें जो म्यू आ रहा था वो इक्वल आ रहा था टेंजेंट थीटा की, जहाँ थीटा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ पर जो म्यू आ रहा है वो किससे इक्वल आ रहा है? टेंजेंट अल्फ़ा की। अल्फ़ा क्या है? एंगल ऑफ स्लाइडिंग मीन्स एंगल ऑफ रिपोज। तो इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा टेंजेंट थीटा की, मीन्स थीटा इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा की।
मीन्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा इक्वल आएगा एंगल ऑफ रिपोज के। अगर आप रिपोज का एंगल बढ़ाते जाओगे तो आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था, वे टू मेजर द फ्रिक्शन। अगर आप एंगल बढ़ा रहे हो तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है, हैंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग।